जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु अपन ने पढ़ लिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नाम है अति चालकता। इंग्लिश में कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। एक चालकता होती है, चालकता का मतलब होता है विद्युत धारा प्रवाहित होना। अति चालकता का मतलब होता है बहुत तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित होना। बहुत तेज गति से विद्युत धारा कब प्रवाहित हो रही होगी? जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए या प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध शून्य हो जाए, तभी होगा। यानी अति चालकता की घटना कब होगी? जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा या प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी या विशिष्ट प्रतिरोध अपना शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताया है सन 1911 में वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने। वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने बताया है सन 1911 में। किसके बारे में? अति चालकता के बारे में। तो वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने सन 1911 में अपने प्रयोगों में देखा, प्रैक्टिकल कर रहे थे, अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाती है। ताप परिवर्तन कर रहे हैं तो उनकी चालकता भी परिवर्तित हो रही है। तो सन 1911 में वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप परिवर्तन के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। इन पदार्थों की चालकता ताप घटाने पर धातुओं की भांति धीरे धीरे बढ़ती है। धातुओं की भांति धीरे धीरे बढ़ते हैं। धातु चालक होते हैं, जैसे कि अपन एल्यूमिनियम के तार का उपयोग करते हैं और किसका, कॉपर, तांबे के तार का उपयोग करते हैं। हमें पता है, पढ़ चुके हैं, दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। लेकिन जैसे ही अगर इन पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, तो इनकी चालकता कम होती है। और कभी कभी जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो गर्म होकर टूट जाते हैं तो चालकता खत्म हो जाती है। बाधा और रुकावट बहुत ज़्यादा होती है उस समय। ठीक है, तो वैज्ञानिक सन 1911 में वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाती है। इन पदार्थों की चालकता ताप घटाने पर धातुओं की भांति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। ताप घटाओगे तो चालकता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ताप बढ़ाओगे तो चालकता कम होगी। ये धातुओं में भी देखते हैं। ठीक है, तो ताप घटाने पर इनकी चालकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप के नीचे ताप पर, मान लो पहले अपन किसी धातु का ताप रख रहे थे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। ठीक है, फिर ताप घटाया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर और घटाया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर और घटाया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे घटा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ताप घटाएंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। चालकता बढ़ती चली जाएगी। इस पर चालकता थोड़ी कम होगी, इस पर और बढ़ जाएगी, इस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ताप घटाते घटाते इनकी चालकता धातुओं की भांति धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप के नीचे, मान लीजिए एक निश्चित ताप है, एक निश्चित ताप के नीचे ताप घटाने पर, मतलब अब अगर ताप घटाए, मान लो 5 डिग्री घटा दिया, 15 डिग्री, तो इनकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी। यानी इसमें बहुत तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, यानी कि चालकता बहुत तेजी बढ़ गई। पर चालकता कब बड़ी होगी? जब प्रतिरोध का मान शून्य होगा या प्रतिरोधकता का मान शून्य होगा। इस घटना को ही कहा जाता है क्या? अति चालकता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? अति चालकता कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर। तो सन 1911 में वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाती है या ताप के साथ बदल जाती है। इन पदार्थों का ताप जब घटाया जाता है, इन पदार्थों का ताप जब धीरे धीरे घटाया जाता है तो इनकी चालकता धातुओं की भांति धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप के नीचे के ताप पर इनकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है, इन्फिनिटी, यानी बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो इनकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है या प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। इस घटना को ही अति चालकता कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, सन 1911 में वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ
परिवर्तित हो जाती है। जब इन पदार्थों का ताप धीरे धीरे घटाया जाता है तो इनकी चालकता धातुओं की भांति पहले तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप के नीचे के ताप पर इनकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस घटना को ही अतिचालकता कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ये लिख देंगे। और ये अत्यंत निम्न ताप, यह है अत्यंत, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह अत्यंत निम्न ताप 0.1 केल्विन से 10 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। यह अत्यंत निम्न ताप 0.1 केल्विन से 10 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। और जिस ताप पर अतिचालकता की घटना आई, प्रतिरोधकता शून्य हो गई, अतिचालकता की घटना प्राप्त हुई, उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, इसलिए टीसी से दर्शाते हैं इसे। क्रांतिक ताप को किससे दर्शाते हैं? टीसी से, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके उसी में आगे बढ़ा देंगे कि वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है या अतिचालकता की घटना प्राप्त होती है, उस ताप को क्रांतिक ताप कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो इसमें लिखेंगे, सन 1911 में वैज्ञानिक केमरलिंग ओन्स ने अपने प्रयोगों में देखा कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ परिवर्तित हो जाती है। जब इन पदार्थों का ताप धीरे धीरे घटाया जाता है तो इनकी चालकता धातुओं की भांति पहले तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन ताप घटाते घटाते एक निश्चित ताप के नीचे के ताप पर इनकी चालकता बहुत तेजी से बढ़कर अनंत हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है। इस घटना को अतिचालकता कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह अत्यंत निम्न ताप 0.1 केल्विन से 10 केल्विन तक संपन्न होती है। फुल स्टॉप। फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, अर्थात अतिचालकता की घटना प्राप्त होती है, उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे, अतिचालकता का पूरा जो संक्षेप में छोटा सा लाइन में 2-4 लाइनों में लिख देंगे कि वह नियत ताप जिस पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है या प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वह नियत ताप, क्रांतिक ताप की बात हो रही, वह नियत ताप जिस पर किसी पदार्थ की या किसी चालक की प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है, इस घटना को ही अतिचालकता कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो किसमें? अतिचालकता में। अब उपयोग देख ले, अतिचालकों के उपयोग कहाँ किए जाते हैं? तो अतिचालक का उपयोग, पहला उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति संप्रेषण में, इनका उपयोग किया जाता है। हेडिंग डालेंगे अतिचालकों के उपयोग और पहला उपयोग लिखेंगे, इनका उपयोग विद्युत शक्ति संप्रेषण में किया जाता है। यानी जहां बहुत अधिक मात्रा में या बहुत तेजी से विद्युत धारा भेजनी होती है, वहां इनका उपयोग कर लेंगे, क्योंकि प्रतिरोध तो है नहीं, इसमें बाधा या रुकावट तो है नहीं, बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पहला, इनका उपयोग विद्युत शक्ति संप्रेषण में किया जाता है। ठीक है। दूसरा उपयोग, इनका उपयोग अति उच्च चाल वाले कंप्यूटर विकसित करने में किया जाता है। अति उच्च चाल वाले कंप्यूटर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इनका उपयोग विद्युत चुंबक में बनाने में किया जाता है, प्रबल विद्युत चुंबक। तो तीसरा लिखेंगे, इनका उपयोग प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके क्या हो गए? उपयोग हो गए। और एक और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, धातु विज्ञान में शोध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए इसके उपयोग। फिर से सुन लीजिए, पहला उपयोग विद्युत शक्ति संप्रेषण में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अति उच्च चाल वाले कंप्यूटर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चौथा, धातु विज्ञान में शोध करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है। तो ये हो गया अतिचालकता। मोस्ट IMP टॉपिक है, पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अपने पास सुपर कंडक्टिविटी ये खत्म हो गई अपनी। ठीक है।
अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाम है ताप प्रतिरोधक, या जिसे कहा जाता है थर्मिस्टर, जिसे कहा जाता है थर्मिस्टर। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है ताप प्रतिरोधक, ताप प्रतिरोधक, ठीक है। या इसी को क्या कहा जाता है, थर्मिस्टर, 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 थर्मिस्टर कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर कहें या ताप प्रतिरोधक कहें, एक ही चीज है। तो चलिए, ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर होता क्या है। ये अर्धचालकों से बना होता है। सबसे पहली चीज तो यह अर्धचालकों से बना एक प्रतिरोधक होता है। बाधा या रुकावट है, प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध ताप के साथ ताप बढ़ाने पर बहुत तेजी से कम हो जाता है। ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। ये अर्धचालकों की विशेषता होती है, इसीलिए तो अर्धचालकों का निर्माण किया गया है। जैसे ही अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ाओगे तो इनमें बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी चालकता बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। बाधा रुकावट कम हो जाती है इसलिए उनकी। तो थर्मिस्टर की परिभाषा लिखेंगे। थर्मिस्टर को लिख सकते हैं कि थर्मिस्टर अर्धचालकों से बना एक ऐसा प्रतिरोधक होता है, एक ऐसा प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बहुत तेजी से घट जाता है। फिर से सुन लीजिए, थर्मिस्टर की परिभाषा लिखेंगे। थर्मिस्टर अर्धचालकों से बना एक ऐसा प्रतिरोधक होता है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बहुत तेजी से घट जाता है, फुल स्टॉप, ठीक है। अब उपयोग देख लेते हैं थर्मिस्टर के उपयोग। पहला उपयोग, अत्यंत कम टेम्परेचर को नापने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अत्यंत बहुत ही कम टेम्परेचर को नापने में किया जाता है, ठीक है। तो पहला लिख लेंगे, अत्यंत कम टेम्परेचर नापने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ताप में अल्प परिवर्तन की जानकारी करने में इसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा भी किसी चालक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका ताप थोड़ा सा भी परिवर्तित हो रहा है ना, तो ये इसको भी नाप लेगा। 0.0005 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इतना भी टेम्परेचर कम परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा वही हो रहा है, तो उसको भी नाप लेता है ये, ठीक है। तो पहला इसका उपयोग किया था, तो अत्यंत कम तापमान को नापने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग, ताप में अल्प परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे वोल्टेज रेगुलेटर लगाए देते हैं अपन, पंखे जैसे ज़्यादातर उपयोग पंखे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो पंखा तेज घूमने लगता है, और बढ़ाओगे तो और तेज घूमने लगता है, कम करते हैं तो पंखा स्लो हो जाता है। तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। टाइम रिले स्विच में इसका उपयोग किया जाता है। टाइम रिले स्विच में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे स्विच जो टाइम पर आधारित होते हैं, वोल्टेज, वो इनमें इसका उपयोग किया जाता है थर्मिस्टर का, ठीक है। तो ये हो गए इसके क्या उपयोग। और भी उपयोग क्या लिख सकते हैं, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा इसका उपयोग किसी परिपथ के प्रतिरोध को स्थायी रखने में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसी परिपथ के प्रतिरोध को स्थायी रखने में इसका उपयोग किया जाता है। करते क्या है, इसे मान लो किसी परिपथ में जोड़ा तो उसमें सामान्य प्रतिरोध होगा, बाधा या रुकावट होगी। मान लीजिए उसके साथ सामान्य प्रतिरोध लगा था, ये सामान्य प्रतिरोध अपन पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध R। इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, थर्मिस्टर। इसके साथ क्या जोड़ दिया अपन ने, थर्मिस्टर। ये अपना थर्मिस्टर है, ये क्या है, थर्मिस्टर है, ठीक है। ये जोड़ देते हैं। तो जब और थर्मिस्टर को सामान्य प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को स्थिर बनाए रखने में किया जाता है। इसे सामान्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो हमें पता है सामान्य प्रतिरोध में बाधा या रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन थर्मिस्टर
जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो इसमें बाधा या रुकावट कैसी होगी, कम होगी। इसकी बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है। तो देखो पूरे परिपथ में एवरेज इसकी बढ़ेगी, इसकी घटेगी, यानी जितना प्रतिरोध था परिपथ का उतना ही रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को स्थिर बनाए रखने में किया जाता है। फुल स्टॉप। तो ये था थर्मिस्टर और इसके उपयोग। ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, नाम है कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड। कार्बन दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रतिरोध के वर्ण कोड। वर्ण का मतलब होता है कलर, कोड तो जानते ही हो। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स इंग्लिश में कहें। चलिए देखिए, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड होते क्या है वो देख लेते हैं। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड होते क्या है वो देख ले। यही लगे रहते हैं किसी डिवाइस में, जैसे कि टीवी है, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फ़ोन वगैरह हुए, उनके अंदर यही लगे रहते हैं। कार्बन के बने होते हैं ये प्रतिरोध। देखो किस इस तरीके से दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके के ये दिखाई देते हैं। एक सिरा और ये दूसरा सिरा, ये दो सिरे हैं इसके, इस तरीके से रहता है। इस पे होता क्या है, कलर कोडिंग होती है, नाम ही है कलर कोड। एक कलर मान लो यहाँ पर कोई होगा, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी है, ठीक है। दूसरा कलर रहेगा ये, टीवी वगैरह को आप देखोगे उनकी प्लेटों में इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है। तीसरा कलर होगा यहाँ पर, आप पूरा कर लीजिए डार्क वगैरह पेंसिल से, ठीक है। और चौथा कलर होता है। 4 कलर होते हैं किसी भी प्रतिरोध में। कितने कलर? 4 कलर होते हैं। ये इस तरीके से पहले के 2 कलर नाम दे रहे हैं इनको A और B, तीसरे को नाम दिया C, चौथे को नाम दिया D। यहाँ पर पहले 2 कलर ये सार्थक अंक को दर्शाते हैं। अभी बताऊंगा मैं क्या होता है सार्थक अंक। C जो है ये 10 की घात को दर्शाता है, 10 की घात या दशमलव। D जो है ये त्रुटि सीमा को, कमी कितनी हुई है, त्रुटि सीमा को दर्शाता है, कितनी मिलावट हो गई है, सीमा को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो टीवी वगैरह आप देखोगे कोई प्लेट खराब पड़ी हो, उसमें इस तरीके के उपकरण जो दिख जाए तो आप समझ लेना वो प्रतिरोध है। वो क्या है? प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध है। यहाँ पर इस तरीके से 4 अलग अलग रंग होंगे उसमें दिखाई दे, हरा, नीला, पीला, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड में 4 अलग अलग रंगों के संकेंद्रीय वलय होते हैं, एक ही केंद्र वाले, पूरे गोल घूमे रहेंगे। अब इस तरफ तो दिखाई देगी, इसके पीछे तरफ तो दिखाई नहीं देगा, पूरा घूमा रहता है गोल, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड में 4 अलग अलग रंगों के संकेंद्रीय वलय होते हैं, जिनमें से प्रारंभ के 2 वलय A और B प्रतिरोध को सार्थक, प्रतिरोध के सार्थक अंकों को, तीसरा वलय C 10 की घात को, और चौथा वलय D त्रुटि सीमा को व्यक्त करता है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, R बराबर AB इंटू 10 की घात C प्लस माइनस D प्रतिशत। इसका प्रतिरोध निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, R बराबर AB इंटू 10 की घात C प्लस माइनस का D प्रतिशत। चलिए अब जल्दी से देख लीजिए क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है इस वीडियो का। ABCD के मान निकालेंगे, देखिए तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,
वायलेट, ग्रे, वाइट। ये देखिए इतने रंग होते हैं, इनमें से कोई सा भी रंग हो सकता है। ब्लैक यानी काला, ब्राउन यानी भूरा, रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला, वायलेट यानी कि स्लेटी कलर, ग्रे यानी नहीं, वायलेट यानी क्या होता है, ग्रे यानी स्लेटी होता है, स्लेटी, और वाइट यानी कि सफ़ेद। ये क्या होता है, नारंगी, वायलेट, बैंगनी, बैंगनी होता है, क्या होता है, बैंगनी, बैंगनी कलर। ठीक है, तो इतने कलर हो सकते हैं कार्बन प्रतिरोध में, इनमें से कोई सा भी कलर पाया जा सकता है। ठीक है, तो इतने कलर हो सकते हैं। याद करने का तरीका होता है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इन्हें याद करने का तरीका है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से याद कर लेना। यहाँ पर इनके लिख देते हैं सार्थक अंक, इसके लिए 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 दशमलव की घात या 10 की घात, 10 की घात, इसके लिए 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। ये ठीक है। त्रुटि सीमा, त्रुटि सीमा देख लीजिए, डी का मान D%। अगर सुनहरी धारी है, सुनहरी, चौथा रंग सुनहरे कलर का है, गोल्ड कलर का है, तो डी का मान 5% रखा जाता है। और अगर सिल्वर है, सिल्वर है, चांदी की धारी है, तो डी का मान होता है 10%। सुनहरी धारी यानी उसका प्रतिरोध 10% अधिक हो सकता है।